नमस्कार। आज एक बार फिर से हमारा देश जल रहा है। एक बार फिर से हमारे देश के युवाओं ने ये साबित कर दिया है पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि हम एक हिंसक प्रदर्शनकारी देश हैं, जहाँ पे प्रदर्शन हमेशा हिंसक रूप ही लेती है और जिसका अंत बहुत दुखद ही होता है। जिस बात का डर था वो आखिर आज हो ही गई। और ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं आज के डेट में इस देश में, उसमें ऑलरेडी तेलंगाना में एक युवक की जान जा चुकी है। तो इस हिंसा ने, इस प्रदर्शन ने ऑलरेडी जान लेना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा था और एक के बाद एक किसान मारे जा रहे थे। पर इसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे कि 2019 में जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन करके आई है, तब से इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए और इतने हिंसक आंदोलन हुए हैं, बल्कि प्रदर्शन हुए हैं, जिससे कि पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड के सामने भारत का इमेज एक हिंसक प्रदर्शनकारी लोगों का देश बन करके रह गया है। अग्निपथ स्कीम आई। आप लोग अगर अग्निपथ के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में भी डिटेल में मैं यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि युवाओं को व्हाट्सएप के थ्रू और अन्य माध्यमों से इस अग्निपथ स्कीम के बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई, उनको गलत बातें कही गई, जिससे उग्र रूप लेकर के वो सड़कों पर चले आए, फिर प्लेटफॉर्म पे चले आए और अंत में उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि मैं अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं इन प्रदर्शनकारियों से, इन युवाओं से, कि आप जिस पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा रहे हो वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी हमारी ही है। वो हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी हुई है। सरकार नोट छापती जरूर है, पर वो नोट कमाते हम हैं मेहनत से, और उसके बाद सरकार हम पे कर लगाती है, टैक्स लगाती है, और उससे जो इनकम होता है उससे वो रेलगाड़ियां खरीदती हैं, रोड बनाती हैं, किसी भी तरह का पब्लिक डेवलपमेंट का काम करती है। तो जब आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाने जाते हो तो उससे पहले क्या आप अपने पप्पा से या फिर अपने अब्बा से ये पूछ कर जाते हो कि आप टैक्स भरते हैं या नहीं? क्योंकि अगर आपके पप्पा और अब्बा टैक्स नहीं भरते तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को मत जलाओ जिसको किसी और के मेहनत के पैसे से बनाया गया है। ये तो एक बहुत ही अगली इमेज है और ये एक इतना दुखद घटना है कि हमेशा, हर वक्त इस देश में जब भी कोई प्रदर्शन होता है वो हिंसक रूप ले ही लेता है। जब बीजेपी ने सेकेंड टेनियर आने के बाद धारा 370 हटाई थी, प्रदर्शन हिंसक हो गया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी आया, उस समय में हिंसक प्रदर्शन हुआ, काफी पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद हुए, काफी, वो तो अपने आंखों से देखा। फिर आया कृषि कानून, वो 3 कानून आए, उसको लेकर के हिंसा भड़की, उसमें तो खैर पुलिस वाले भी मारे गए। लोग सिर्फ किसानों की बात करते हैं, लेकिन उस किसान आंदोलन में किसान भी मारे गए। नो डाउट वो किसानों का लॉस था, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है हमारी, लेकिन हाथों में तलवार लेकर के और ट्रैक्टर्स के नीचे जो कुचल दिए गए पुलिस वाले, तलवारों से जो पुलिस वाले काट दिए गए, आखिर वो भी तो इंसान ही थे। ये हिंसक प्रदर्शन भी पूरे दुनिया के सामने गया और अब आया है ये अग्निपथ, जिसने पूरे देश के युवा को अग्निपथ पे भेज दिया है और वो हाथ में अग्नि लिए प्रॉपर्टी घूम खोज रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो आग लगाएगा नहीं, अपने घर में तो आग लगाएगा नहीं, क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो वह है नहीं। अब उसको पता है पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाप का माल है, क्योंकि पप्पा ने टैक्स भरा है या नहीं भरा है उसको शायद ये भी नहीं पता, लेकिन माल तो बाप का है, चलो आग लगा देते हैं। ट्रेन बाप का है, सड़क बाप की है, सड़क पे चलने वाली बसें बाप की है, पुलिस की जो वैन है वो बाप की है, पुलिस वाला बाप का है, सरकार के कर्मचारी बाप के हैं, पूरी सरकार ही बाप की है। तो ये जो एक मतलब आक्रोश है ना, एक्चुअली में ये जो इमेज बन रहा है भारत का पूरे दुनिया के सामने, ये एक हिंसक प्रदर्शन का देश बनता जा रहा है। बहुत गलत इमेज है। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती हैं, लगा देती हैं, आपको भी चाहिए कि आप जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हो तो पब्लिक से पहले कम्युनिकेट कर लो कि वो इसको चाहती है या नहीं चाहती है। खैर यहाँ पे इतनी ज्यादा भी हम मतलब दोष नहीं दे सकते, पर हाँ ये लैक है कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ अच्छे से। अगर बड़े तौर पे, अच्छे तौर पे सामने से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री राजनाथ सिंह जी
जो कि हमारे रक्षा मंत्री है, अगर उन्होंने संबोधित किया होता इस देश को, युवाओं को बताया होता कि अग्निपथ स्कीम कैसे अच्छा है और कैसे बहुत ही वेटरन लोग, अनुभवी लोगों ने इस स्कीम की बड़ी बड़ाई की है और कहा है कि इससे बहुत रोजगार होगा, जो डिफेंस बजट है उस पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और रिनोवेशन होगा हमारे डिफेंस के सेक्टर का। डिफेंस के सेक्टर के हार्डवेयर जो हैं वो रिन्यूड हो जाएंगे, हम टेक्निकली अपडेटेड हो जाएंगे। बहुत बेनिफिट्स थे इस स्कीम को लगाने के, लेकिन ये कम्युनिकेट भी करना होता है। हुआ तो ऐसा ही था कि जब किसान के जो 3 बिल आए थे ना, जो 3 काले कानून बोले गए, ममता बनर्जी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला, केजरीवाल ने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला, हर विपक्षी ने यही बोला कि ये 3 काले कानून हैं। पर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बनाई थी कि यहाँ पर सारे किसान यूनियन आकर के अपना अपना मत रखेंगे कि किसान बिल जो है वो उनके लिए सही है या गलत है। खैर, इससे पहले कि उस कमीशन की रिपोर्ट बाहर आती, बीजेपी की सरकार किसानों के सामने झुक करके ये तीनों बिल उन्होंने वापस ले लिया था और उसके बाद ये रिपोर्ट बाहर आई और तब पता चला कि जो ज्यादातर किसान के यूनियन थे, मेजॉरिटी ऑफ यूनियंस ऑफ द फार्मर्स, वो चाहते थे कि ये तीनों कृषि कानून बने रहें क्योंकि ये कानून अच्छे हैं। गिने चुने पंजाब से कुछ और हरियाणा से कुछ किसान आए और पूरे भारत के किसानों का उन्होंने भविष्य निर्धारित कर दिया अकेले अपने दम पे, ये बोल के कि वो सारे फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर इसमें दोष बाकी फार्मर्स की भी थी। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बाकी इंडिया के फार्मर्स मौन बैठ करके ये देख रहे थे कि ये बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये मोदी है, ये झुकेगा तो नहीं, ये तीनों कृषि कानून हमें पसंद है, ये तो जरूर लगाएगा। बट भाई, मोदी भी एक इंसान है। अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता ना गाली सुनने का, अगर ऐसा कुछ बनाया जाए कि ऐसा कोई इंसान जो मेजॉरिटी गाली सुन चुका हो, गाली सुनने में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। डिफेंस में प्रॉब्लम हो तो नरेंद्र मोदी, सड़क पे प्रॉब्लम हो तो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल के घर में चूहा मर के सड़ने लगे तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी के बंगाल में कोई युवा अगर बेरोजगार हो जाए तो नरेंद्र मोदी, अगर उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र में सड़क पे पानी आ जाए तो नरेंद्र मोदी। मतलब हर सेक्टर, हर विभाग का जो प्रेशर है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नारायण है, उसके 1000 हाथ है और सारे के सारे सेक्टर वो इंसान अकेले चला रहा। राजनाथ सिंह को गाली नहीं पड़नी चाहिए, अमित शाह को गाली नहीं पड़नी चाहिए, जितने मिनिस्टर्स हैं बाकी जो काम कर रहे हैं। एक्चुअली में मुझको ये लगता है कि आज के डेट में सबको यही लगता है कि कृषि मंत्री, टेक्सटाइल मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, हर मिनिस्टर मोदी ही है, क्योंकि सबको लगता है कि बाकी सारे मिनिस्टर जो हैं कठपुतली हैं मोदी की। ऐसा है नहीं। खैर, इस मुद्दे पे तो बात करना नहीं था, बात ये करनी थी कि आखिर अग्निपथ है क्या। देखिए, अग्निपथ स्कीम आज नहीं आया। कोई अगर ये कहता है कि अरे 14 जून 2022 में अचानक से राजनाथ सिंह ने अनाउंस कर दिया कि हम अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर रहे हैं मिलिट्री में, आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये दिसंबर 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया था कि इस तरह की शॉर्ट टर्म सर्विस अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं डिफेंस में तो उससे डिफेंस के बजट का प्रेशर कम होगा और डिफेंस हमारा रिनोवेट हो जाएगा, मतलब उसको एक नया स्वरूप मिलेगा। इसको पैराडिग्म शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर बिल्कुल रिन्यूड हो जाता है और आर्मी बस बेशक थोड़ी सी भले कम हो जाए, लेकिन हार्डवेयर इतना अपग्रेड हो जाता है कि हम अपने दुश्मन से 4 कदम आगे चलने लगते हैं। 2015 में उन्होंने ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में चर्चा की, इसके सजेशंस दिए और उस समय स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री थे और स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी सेना प्रमुख थे। उन दोनों ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया, दोनों वेटरन्स थे, बहुत अनुभवी थे, उनको लगा कि सच में ही एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कॉइंड किया है। उसके बाद उन्होंने विगोरसली इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन 2019-20 से पहले उन्होंने सिर्फ डेटा कलेक्ट किया ऐसे देशों से जो कि ऑलरेडी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट टेक्निक आर्मी में एम्प्लॉय कर चुके हैं और बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं।
तो हम इकलौते इकलौते लड्डू नहीं है थाली के कि हमें कोई आकर के ऐसे ही खा जाएगा। और भी ऐसे बड़े बड़े डेवलप्ड देश थे जो ऐसे स्कीम्स ऑलरेडी चला रहे हैं। मैं कुछ प्रमुख देशों के नाम भी बता देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट करता है, उसके बाद ये उनको सेवानिवृत्त कर देता है, रिटायर कर देता है, लेकिन 4 साल का ग्रेस पीरियड रखता है या बफर पीरियड रखता है कि इन केस अगर सेना को तुम्हारे सर्विस की फिर से जरूरत पड़ी तो इन 4 सालों में हम तुम्हें कभी भी बुलाएंगे, वापस आना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। वो 4 साल बफर पीरियड होता है और उसके बाद वो 4 साल अगर एक बार निकल गया तो फिर आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। हालांकि 4 साल के बाद ही आप कुछ अपने मर्जी का कर सकते हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो बुला सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 साल काम करने के बाद निकलेगा यूएस के आर्मी से, उसको भी किसी तरह का पेंशन नहीं दिया जाता है, उसको भी एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, लेकिन पर्क्स एंड बेनिफिट्स उसको मिलते रहते हैं। ये तो यहां भी देने की बात चल रही थी भाई आपको। उसके बाद अगर वो वॉलेंटरीली बोलता है कि नहीं मैं सेना में ही काम करना चाहता हूं, तो उसको एम्प्लॉयड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस, उसके एलिजिबल होने पे, उसके मोटिवेटेड होने पे, और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकली फिट होने पे उसको फिर से एम्प्लॉय किया जा सकता है। और अगर 20 साल वो वहां पे काम करता है तो उसको पेंशन्स वगैरह सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैंडेटरी है 20 साल काम करना अगर पेंशन चाहिए तो। लेकिन यूएस गवर्नमेंट वहां तक पहुंचने नहीं देती सबको, वो 4 साल में रिटायर कर देती है। तो ये मौका वहां भी बहुत सारे लोगों को मिलता है जो पूरे 20 साल सर्विस दे सकते हैं यूएस आर्मी को और सारे के सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करना चाहें तो रशिया का सेम टेक्निक है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी होती है आर्मी में। चाइना मैंडेटरी है। देखिए चाइना का रूल क्या है कि किसी एक साल का, जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, इस साल 2022 31 दिसंबर तक जो भी यूथ 18 साल के हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे सेना में भर्ती होने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं भर्ती नहीं होना चाहता, ये मैंडेटरी है, ये उनकी लायबिलिटी है, उनको सेना में काम करना ही है पहले। तो सितंबर तक उनकी, अगले साल 2023 में उनकी हायरिंग हो जाएगी। जो इस साल 31 दिसंबर तक 18 साल के हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सितंबर 2023 तक हायर हो जाएंगे सेना में। अब अगर आर्मी की बात करें यानी थल सेना की, तो वहां 3 साल का टेन्योर होगा और जल सेना और वायु सेना में 4 साल का होगा। फर्दर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल या 2 साल तक के लिए अगर वो वॉलेंटियर करता है तो। अब वहां पे उसके बाद फिर नियम है कि नहीं परमानेंट बेसिस पे भी अगर कोई साउंड माइंड का है, साउंड बॉडी का है और टेक्निकली बहुत ही प्रोग्रेसिव है तो उसको परमानेंटली आर्मी में ले लिया जाता है हायर रैंक्स के लिए। वहां भी ये ऑप्शन है। यही ऑप्शन इजराइल के पास है, यही चीज फ्रांस भी कर रहा है। देखो ये एक बात कही जाती है कि लड़ाई जवान लड़ता है, बहुत अच्छी बात है जवान लड़ता है, लेकिन खाली हाथ बिना हथियार के एक जवान को जाकर के खड़ा कर दो जंग के मैदान में तो आपके जितने जवान होंगे ना देश के वो खत्म हो जाएंगे। अगर जवान लड़ता है तो साथ में जोड़ो कि वो एक हार्डवेयर साथ में लेके लड़ता है। बंदूक चाहिए, असला चाहिए, गोली चाहिए, तोप चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, यानी पूरा का पूरा एक डिफेंस का हार्डवेयर है जो अपग्रेडेड होना चाहिए। साथ में सॉफ्टवेयर भी है जो कि आर्मी के प्रोसेस को ऑगमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। अब अगर सिर्फ आपने मैन पावर इंक्रीज किया तो मैन पावर को मेंटेन करने का बजट पे इतना प्रेशर हो जाता है कि हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। अब मान लीजिए एक जंग है जिसमें आपके सामने 100 सैनिक खड़े हैं लेकिन अपग्रेडेड है, साथ में उनके बैकअप में बिल्कुल अपडेटेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और उनके ऑपोजिट में 1 लाख सैनिक खड़े हैं लेकिन हाथ में एक राइफल लेके खड़े हैं जो कि आउटडेटेड मशीनरी है, हार्डवेयर है। तो वो 100 सैनिक वो 1 लाख सैनिक के लिए बराबर हो जाएंगे, बल्कि बराबर क्या उनसे ज्यादा हो जाएंगे, जंग जीत जाएंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन होता है किसी भी प्रोसेस का। जंग सिर्फ सैनिक नहीं जीतता, जंग हथियार भी जीतता है, जंग हार्डवेयर भी जीतता है, और जो ऑपरेटर बैठे होते हैं बैक ऑफिस में और जो अपडेट्स दे रहे होते हैं आर्मी को, जो सारा का सारा मिशन कंट्रोल करते हैं, वो ऑपरेटर भी जंग जीतता है, जंग लड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस को अपडेट करने की जरूरत है।
अब यहाँ पे अग्निपथ जो स्कीम आया है, ये यही करने का टेक्निक था। देखो हमारा जो डिफेंस का बजट था वो लगभग 5.5 लाख करोड़ का था। इसका जब आकलन किया गया कि सैलरी और पेंशन में कितना परसेंटेज जा रहा है, तो देखा गया 55% सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाएगा। इसके वजह से जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, जो हमारे बैक ऑफिसेस है, जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, वो अपग्रेड नहीं हो पाएगा, जो लेटेस्ट टेक्निक है वो आ नहीं पाएगी। तो इसके लिए इस बजट में ये पेंशन और सैलरी का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करने के लिए अग्निपथ जैसे स्कीम को लाया गया है। और ये हम पहले देश नहीं हैं, इस कतार में हम पीछे हैं। हमसे बहुत आगे बहुत ही डेवलप्ड नेशन इसमें ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, और वहां के यूथ जो हैं खुशी खुशी हंसी राजी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम 4 साल के लिए देश की सेवा भी कर सकते हैं और उसके बाद नॉर्मली आकर के अपने आगे के करियर को परस्यू कर सकते हैं। इससे बेटर और क्या होगा कि ये जीवन देश के भी काम आया और उसके बाद ये समाज के काम आया। कैसे मोटे बुद्धि के लोग हैं यार, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, उनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। देखो अब मैं काम करता हूं, इस अग्निपथ स्कीम के बारे में पहले पूरा डिटेल दे देता हूं। 17.5 ईयर से लेकर के 21 साल तक का कोई भी नौजवान जो है इस स्कीम के थ्रू सेना में भर्ती हो सकता है, और तीनों में से किसी में भी भर्ती हो सकता है। थल सेना यानी आर्मी, जल सेना यानी नेवी, और वायु सेना यानी एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी में जा सकता है, अपनी चॉइस है। उसके बाद है कि ये स्कीम जो है पूरी तरह से आप जो लिबरल चलाते हो ना, ये बिल्कुल लिबरल स्कीम है, न्यूट्रल स्कीम है। यहाँ कोई बायसनेस नहीं है। ऑल इंडिया बेसिस, ओपन फॉर ऑल। यहाँ पे ना कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन है, ना ही रिलीजन बेसिस पे रिजर्वेशन है, और लड़कियों तुम सुनो, ना ही जेंडर बेसिस पे कोई रिजर्वेशन है। महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो 33% 40%। ये मॉडर्न जमाने का, मॉडर्न युग का रिक्रूटमेंट स्कीम है, जहां पे ये माना गया है कि लड़कियां भी काबिल है, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, ये नौजवानों को भी अच्छा कंपटीशन दे सकती हैं। दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ आपके लिए। नेवी ने कहा भी कि हमारे पास ही लड़कियां नहीं थी, बट हम इतने खुश हैं कि एटलीस्ट अग्निपथ स्कीम के थ्रू हम लड़कियों को भी अब नेवी में रिक्रूट कर पाएंगे। हमारे पास लड़कियों के फॉर्म में भी कैडर्स या सैनिक होंगे। बहुत खुश थे नेवी वाले। तो लड़कियां जो कॉम्पिटेंट हैं, जो शरीर से मजबूत हैं, दिमाग से मजबूत हैं, फिट हैं, वो बिल्कुल इस स्कीम के तहत आर्मी में भर्ती हो सकती हैं। देखो आपके साथ कोई बायसनेस नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके लिए ना कोई रिजर्वेशन है कि हाथ पकड़ के आपको आर्मी में खींच लिया जाएगा, ना ही कोई रिपल्सन है कि आपको ढकेल दिया जाएगा कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम क्या आर्मी में काम करोगे। कुछ नहीं, न्यूट्रल बेसिस। अगर आप कॉम्पिटेंट हो, लड़की हो, तो भी आप सेना में जाओगे। बहुत अच्छी बात थी ये। आप मुंह खोल करके बोल सकते थे कि अब लड़कियां किस बातों में लड़कों से कम है, हम बराबर हैं भाई, हम सेना में इक्वली जाके compete करते हैं इनसे, बिना किसी रिजर्वेशन के। उसके बाद आता है कि ये शॉर्ट टेन्योर का है, 4 साल के लिए इसमें रिक्रूटमेंट होगा। अब लेकिन इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें हैं। अब यही पे लोग भड़क जाते हैं कि यार 4 साल में हम कर ही क्या पाएंगे। अरे आगे भी मौका मिलेगा भाई, पहले सुन तो लो। आपको 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, रिगोरस ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन आपको टेक्निकली हायर रैंक्स के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम इट इज़ ओपन टू ऑल, बट इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें एक सेंट्रल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। आप वहाँ पे ऑनलाइन जाके अप्लाई करो। एप्लीकेशन अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद होगी आपकी रैली, और उसके बाद होगा आपका कैंपस इंटरव्यू। अब आप अगर ये पूछना चाहते हो कि ये कैंपस इंटरव्यू जनरली कॉलेजेस में सुना गया है, तो क्या हमारे ये स्कूल में या हमारे प्राइवेट कॉलेज में होगा? नहीं, ये रिप्यूटेड टेक्निकल कॉलेजेस में होगा, जैसे कि ITI में, या फिर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वहाँ पे ये इंटरव्यू होगा। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहीं रैली होगी, वहीं इंटरव्यू होगा। अब अगर आपने रैली और इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकली आप कितने फिट हो, तो आप जो ट्रेड चुनोगे, देखो 3 अलग अलग विंग्स हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एयरफोर्स, मिलिट्री एंड नेवी।
इन तीनों में से आपने जिसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जो आपने ट्रेड सिलेक्ट किया, उस ट्रेड के हिसाब से आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, क्योंकि हर एक ट्रेड का मेडिकल फिटनेस जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, एक अलग अलग स्केल है सबका। तो किसी गिवन स्केल के बेसिस पे या किसी गिवन ट्रेड के बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल फिटनेस की, उसी बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। उस पे अगर आप पास हो गए तो आप बिल्कुल अब एलिजिबल हो, आप रिक्रूटेड हो। अब देखो, रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वालिफिकेशन जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी उसकी रैंक होगी, लेकिन कितनी भी अच्छी रैंक हो, बहुत हायर टेक्निकल रैंक या बहुत हायर रैंक के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। देखो, यहाँ पे भी रैंकिंग होगी, यहाँ पे भी एक हायर होगा एक लोअर होगा। वो इमरजेंसी के सिचुएशन में तो सिविलियन मेरे जैसा इंसान भी, हमें भी कहा जा सकता है कि आपकी जरूरत है, आप फ्रंट लाइन पे आइए। हमें भी छोटी सी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि बंदूक चलाना सीखो और चल लो भाई फ्रंट लाइन पे। कर रहे हैं ना यूक्रेन में। यूक्रेन में आज जो सिविलियंस हैं वो प्राइवेट आर्मी बना करके लड़ रहे हैं अपने यूक्रेन की सेना के साथ। ऐसे केस में एक नॉर्मल सिविलियन, नॉर्मल इंडियन को भी लड़ना पड़ सकता है। तो आप आर्मी में होगे, अगर किसी ने वार डिक्लेयर कर दिया इंडिया के ऊपर, तो क्या आप सच में जाना नहीं चाहोगे बॉर्डर पे? तो ऐसे सिचुएशन में ही इन अग्निवीरों को भेजा जाएगा फ्रंट लाइन पे, अदरवाइज वो सिस्टम के भीतर रह के सिस्टम के बारे में सीखेंगे और ट्रेनिंग लेंगे। अब देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th और जो मिनिमम रैंक है वो है जनरल डेप्यूटी सोल्जर, यानी 10th क्लास पास करके अगर कोई जाता है तो उसको जनरल डेप्यूटी सोल्जर का रैंक मिलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है वैसे वैसे आपका रैंक बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले साल जो आपका इनकम होगा, पैसे पे आता हूं, हालांकि एक सैनिक शायद ही पैसे को कोई वैल्यू दे, लेकिन फिर भी पैसा मैटर करता है भाई। भूखे पेट, एक कहावत है, भूखे पेट ना होई भजन गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो अगर सैनिक के पेट में खाना नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा और वो लड़ नहीं पाएगा। तो पैसा मैटर करता है, क्योंकि उसको अपना परिवार भी देखना है। इसके अलावा और एक रीजन है, बताता हूं। देखो, पहले साल अग्निपथ योजना के अनुसार किसी भी अग्निवीर को मिलेगा 4.76 लाख, ऑलमोस्ट 40,000 रुपए हर महीने के मिलेंगे। उसके बाद हर साल ये इंक्रीज करता जाएगा और सबसे हाईएस्ट चौथे साल में ये पहुंचेगा 6.92 लाख पर एनम। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया पर मंथ बेसिस पे, तो ये 57,600 रुपए थी। तो ये सैलरी बहुत अच्छी है भाई। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं जो 10 सालों से काम कर रहे हैं और वो 40,000 क्रॉस नहीं कर पाए हैं। आप ऑलमोस्ट 40,000 से शुरू करोगे। और ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट पोस्ट पे काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो 50,000 क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और आप 4 साल में ही 57,000 से ज्यादा की सैलरी ड्रॉ करोगे पर मंथ। ये सच में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए। अब इसके बाद आते हैं कि 4 साल के बाद आपको सेवानिवृत्त घोषित किया जाएगा और आपको एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा 11.71 लाख का, मतलब लगभग 12 लाख रुपए आपको एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। इसके बाद आपको अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि बिल्कुल डिप्लोमा के बराबर होगा और आपको एलिजिबल कर देगा, बल्कि बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटेंट बना देगा आगे के करियर परस्यूट के लिए, राइट। अब लेकिन यहां पे होगा क्या कि इस जगह पे आके अगर आप वॉलेंटरीली चाहते हो कि नहीं, मैं सैनिक ही बने रहना चाहता हूं, मैं पूरे 15 साल आगे के और 15 साल जो है सेना को अपनी सेवा देना चाहता हूं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फिट हो मेंटली, फिजिकली, और अगर आप क्वालिफाई करते हो जो रिक्वायरमेंट होगी सेना की उस समय में, तब हायर पोस्ट वाले रैंक आपके लिए खुल जाएंगे, आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा और मिनिमम 25% रिक्रूटमेंट यहां इन अग्निवीरों की होगी। ये तो सिंपल सा स्कीम है। आपकी मर्जी नहीं है कि नहीं मैं 4 साल काम कर चुका, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना वगैरह में हो रहा है कि नहीं 4 साल सर्विस दे दी, अब हम अपने आगे का करियर अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आप फ्री हो, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल मोटिवेटेड हो कि सेना में ही काम करना है, तो आप फ्री हो, आप
चाहो तो फिर से अप्लाई कर सकते हो और कॉम्पिटेंट होने पे आपको हायर भी कर लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आज की जो रिक्रूटमेंट स्कीम है, जो पुरानी वाली रिक्रूटमेंट स्कीम है, उसमें अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको हायर कर लेते हैं क्या? आपको तो वहां पे भी निकाल के बाहर कर देते हैं। तो सिंपल यहां भी उस टेक्निक में अगर उस समय में आप कॉम्पिटेंट नहीं रहे हायर पोस्ट के लिए तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो 25% लोग कॉम्पिटेंट होंगे उनको अंदर रख लिया जाएगा और उनको हायर पोस्ट पे आगे दे दी जाएगी और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी। तो जो बहरूपिये ये रोना रो रहे हैं कि ये 4 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग दे करके इसके बाद आप इनको रिटायर कर दोगे, यहां तक कि उन लोगों ने इन लोगों को बेइज्जत किया, सैनिकों को बेइज्जत किया कि ये लोग वापस आकर के अगर क्रिमिनल बन गए तो ये ट्रेंड क्रिमिनल बनेंगे। भाई एक डिसिप्लिन सैनिक ट्रेंड क्रिमिनल क्यों बनना चाहेगा? वो इतना बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप करके आएगा कि थोड़ा बहुत दुख झेल करके वो फर्दर अपने करियर को कहीं आगे बढ़ा लेगा। 21 साल की उम्र में भी अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है, 4 साल सर्विस देने के बाद 25 साल का आपका उम्र है, आपने सैलरी जो लेटेस्ट ड्रॉ की है वो 57,000 लगभग आपने ड्रॉ की है पर मंथ, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लगभग 12 लाख रुपए है, आप क्यों क्रिमिनल बनोगे भाई? आप वहां से चाहो तो MBA कर सकते हो, आप वहां से चाहो तो आगे की पढ़ाई करके IAS बन सकते हो। नहीं करना वो सब तो आसाम राइफल्स हैं, पुलिस वालों की नौकरी है, वहां पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जहां पे डिसिप्लिन का जरूरत है, ट्रेंड लोगों की जरूरत है, वहां पे आपके लिए मतलब इतना ज्यादा रिजर्वेशन होगा, इतना प्रेफरेंस होगा कि आप निकले और आपकी जॉब लगी। इतना नेगेटिव मेंटेलिटी क्यों फैला रहे हो भाई? मतलब ओपोजिशन जो है ना, सबसे भद्दा ओपोजिशन, सबसे गंदा ओपोजिशन जो है वो या तो पाकिस्तान में है, और मतलब इसके आगे ना कंपैरिजन करने का मन नहीं है। एक ऐसे भद्दे नेशन के साथ ना मैं अपने नेशन को ना कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज इस देश में जो ओपोजिशन है, राहुल गांधी के तौर पे, ममता बनर्जी के तौर पे, अरविंद केजरीवाल के नाम पे, ये जो ओपोजिशन है उद्धव ठाकरे के नाम पे, ये बिल्कुल उस घटिया देश के ओपोजिशन के बराबर पहुंच गए हैं ये लोग। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम हमेशा गाली सुनते रहोगे। इतना घटिया लोग हैं ये लोग। और ये जो अफवाह फैली है, ये जो लोग आकर के सड़कों पे जो युवा उतर करके जो पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये अफवाहों में और गलत भड़काने पे आकर के ये काम कर रहे हैं। ये अगर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये बिल्कुल निकल करके सामने आएगा। आज से 2 साल पहले ही इस पे रिगोरस काम स्टार्ट हो चुका था। इन हाउस डेलिब्रेशंस चल रहे थे, डिफेंस के सेक्रेटरी, बाकी सारे मिनिस्टर्स बैठ करके अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ये जानकारी सबको थी। आज से 2 महीने पहले ऑलरेडी मीडिया में ये न्यूज आ चुकी थी कि आर्मी में शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक जो स्कीम है गवर्नमेंट लेकर के कभी भी आ सकती है। ऑलमोस्ट ये दरवाजे पे दस्तक दे रहा है स्कीम। क्यों नहीं उस समय में प्रदर्शन किया? क्यों नहीं आकर के उस समय में सड़क पे लेट गए? क्यों नहीं चीख चिल्ला करके रोने लगे कि नहीं ये गलत है, हमारे साथ गलत होगा? क्यों नहीं बात करने की कोशिश की उस समय में गवर्नमेंट के साथ? 14 जून को राजनाथ सिंह इस चीज को पारित करते हैं। रात को आपको सपना आता है, 15 तारीख को उतर करके आप सड़क पे आ जाते हो, आप रेलवे स्टेशन पे आ जाते हो और आप ट्रेन जलाना शुरू कर देते हो। अरे बिहार के मूर्खों, तुम लोगों को कम से कम एक चीज समझ में आना चाहिए था। तुमने एक ट्रेन में आग लगाया था, उस ट्रेन का नाम था जम्मू गुवाहाटी एक्सप्रेस। तुमको पता है तुम लोगों ने 2003 में ब्रह्मपुत्र मेल और एक और ट्रेन का नाम मैं भूल गया हूं, उसमें से यात्रियों को निकाल करके असम के यात्रियों को पीटा था, असमीज लोगों को पीटा था। और उसका रिटेलिएशन ऐसा हुआ कि असम में लाखों बिहारी रहते हैं, यहाँ का अल्फा सल्फा यहाँ का मिलिटेंट ग्रुप था, सड़क पे निकाल करके कुत्ते की तरह मार दिया था और यहां से कुत्ते बिल्ली की तरह झोले में सामान लेकर के भागना पड़ा था। हिस्ट्री भूल गए क्या तुम लोग? देखो, तुम ये सोच रहे होगा ना कि सामने बैठा हुआ आदमी ना बिहारी को टारगेट कर रहा है। मैं खुद बिहारी हूं और तुम लोगों का ये जो लिच्चड़ वाला बिहेवियर है ना, इससे पता नहीं कितने पढ़े लिखे बिहारियों को ना अफसोस होता होगा देख करके कि तुम जैसे मनहूस लोग बिहारी हैं। क्योंकि बिहार का नाम जब भी जुड़ता है ज्ञान से जुड़ता है। लोग बोलते हैं IAS ऑफिसर निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, या फिर बहुत ही ज्ञान संपन्न होते हैं वो लोग वहां से निकलते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये ज्ञान वाले लोग, ये IAS लोग, ये पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े लोग इस इमेज को साफ करने की कोशिश करते हैं। तुम जैसे गधे आकर के उस पर हक देते हैं।
तुम जैसे मनहूस लोग जो कि ट्रेनों में आग लगा रहे हो, ऐसे ट्रेनों में आग लगा रहे हो जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ट्रेन आकर के स्टेशन पे रुकी हुई है। कम से कम लोगों की सुरक्षा का तो ख्याल रखो, कम से कम हिस्ट्री तो उठा करके देखो। अगर उस पैसेंजर ट्रेन का एक भी असमीज इंसान अगर मर गया होता, हालांकि कोई मरा नहीं है, कोई आहत नहीं हुआ है, तुम समझ सकते हो इसका रिटेलिएशन किस तरह से हो सकता था आज के डेट में आसाम में। मतलब दिमाग जो है ना बेवकूफों वाला अगर हो तो कोशिश करना चाहिए कि समझदार इंसान से बातचीत करें। तो ये जो गधेपनी की हरकत जो बिहार से स्टार्ट हुई है, इसकी तो मैं खुल करके निंदा करता हूं कि ये बिहारियों ने मोटी बुद्धि होने का एक बार फिर से प्रूफ दिया है। लोग कह रहे थे कि सुशासन बाबू आए हैं और बिहार के लोग सभ्य हो गए हैं। देखो, सुशासन लाने से कुछ नहीं होगा। जहां के लोग असभ्य होंगे, क्रूर होंगे और क्रिमिनल माइंडेड होंगे, वहां पे कितना भी सुशासन लेकर के चले आओ, वहां के सिस्टम में भरोसा लोगों को नहीं आएगा। और यही कारण है, एक कड़वा सच है, सुन लो, यही कारण है कि चाहे बिहार हो चाहे बंगाल, इन दो जगहों पे ना इंडस्ट्री आने से बहुत कतराती है, क्योंकि उनको लगता है ये अपराधी मानसिकता के लोग यहां दो जगहों पे बसते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे ये मोटे बुद्धि वाले लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ करके सड़क पे आते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं, बंदूक गोलीबारी करते हैं, और इसका मैसेज पूरे दुनिया देश में जाता है और इंडस्ट्री इन लोगों के पास नहीं आती, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इनके घर के लोग जाकर के दूसरे राज्यों में दूसरे लोगों का काम ले लेते हैं, और उसके बाद जब ये अपने राज्य में किसी के साथ अन्याय करते हैं तो बाहर इनके भाई बंधुओं को पीटा जाता है। कहां नहीं जाना पड़ता है मुंह उठा करके तुम लोगों को नौकरी के लिए, हर किसी को बाहर निकलना पड़ता है। कम से कम ये तो सोच लिया होता कि हम जो कदम उठा रहे हैं उस कदम में अगर किसी बाहर के भाई बहन को अगर कोई नुकसान पहुंच गया तो हमारे बाहर रहने वाले भाई बहनों के साथ क्या होगा, क्योंकि घर पे है ही कौन। आधे से ज्यादा लोग तो कुवैत और सऊदी अरेबिया इन सभी नेशंस में जाकर के बैठे हो, बाकी जो हो मिलिट्री और पैरामिलिट्री में निकल लोगे, घर पे है कौन, बाकी सारे तो बाहर ही हैं। तो अगर तुम्हारे घर पे किसी ने बाहर वालों को नुकसान पहुंचाया तो बाहर वाले को तुम्हारे घर में आकर के तुमको पीटना नहीं पड़ेगा, वो अपने घर में रह के तुम लोगों को पीट लेगा। थोड़ा अकल होना चाहिए इंसान के पास कि तुम्हारे जो एक्शंस होंगे उसका रिएक्शन तुम्हारे भाई बंधुओं पे किसी परदेश के जगह में कितना बुरा पड़ सकता है। इतने मोटे बुद्धि के हो तुम लोग बिहारियों, खुल के बोल रहा हूं मैं, जो करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम्मत चाहिए होता है दिल में किसी अपने को क्रिटिसाइज करने के लिए, और रेगुलर बेसिस पे तुम लोगों को क्रिटिसाइज किया है, जब तक जीवन है सुधरोगे नहीं, करता रहूंगा, क्योंकि तुम मोटे बुद्धि के हो, ये प्रूफ किया फिर से तुम लोगों ने। अगर तुम लोगों ने शांति से बात किया होता गवर्नमेंट से तो ये न्यूज यूपी में नहीं जाती। खैर, यूपी वाले तुम लोगों के भाई बहन हैं, जितने मोटी बुद्धि के तुम हो उससे थोड़ा सा 19 और 20 ही होंगे, कम नहीं है। तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है दोनों का, बिहार यूपी भाई भाई। उसके बाद वहां से फैल करके ये चला गया हरियाणा। ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है केसेस में, क्योंकि एक बार अकड़ गए तो किसी की नहीं सुनने वाले। उसके बाद फिर फैलते फैलते राजस्थान, आज तेलंगाना और हैदराबाद में भी स्टार्ट हो गया। खैर, वहां तो ओपोजिशन भी काम कर रहा है, जहां पे ओवैसी जैसा सेकंड जिन्ना मौजूद हो वहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही शर्मिंदा हरकत है। कम से कम सेफ्टी ऑफ द पीपल जो था ना, वो कंसिडर किया जाना चाहिए था। यार, पुलिस वालों को मार दिया, सिर फोड़ दिए, क्या गलती है उन लोगों की, उनके परिवार वालों की क्या गलती है? जिन पुलिस वालों को मारा, आखिर आकर के उन लोगों ने तो तुम लोगों पे गोलियां नहीं चलाई थी, क्यों मारा यार? उन लोगों को क्या किया था उन लोगों ने? वो तो सिर्फ तुमको शांत होने के लिए तुमको हटाने की कोशिश कर रहे थे। लाठीचार्ज तो अब शुरू हुआ है जब तुम हिंसक हो गए, और लाठीचार्ज नहीं, फायरिंग होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल बंदूक से, ओरिजिनल गोली का मारे जाने चाहिए कुछ उपद्रवी, क्योंकि स्ट्रांग मैसेज जाना बहुत जरूरी है। और तुम जो ये सामने आकर के तुम लोग जो गाली देते हो मोदी का, ये देश जो मोदी का बाप का है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की है क्या? जो आकर के जला रहे हो, तुम्हारे बाप ने टैक्स भरा है? तुम्हारे बाप के पैसे से इसका इतना उसका इनकम है कि उसने टैक्स भरा है? जाकर के पूछो, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है ना 5 लाख का, 5 लाख तक के नीचे के लोगों की ना इनकम टैक्स नहीं लगती। उससे ऊपर भी जो जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें अगर उसने एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो लगभग 10-10 लाख तक लोग कमाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। जाके पूछो अपने बाप से, टैक्स दिया है क्या?
क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुमने जलाई है ना, वो किसी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदा गया है। और ये मैं हर प्रदर्शनकारी को बोल रहा हूं कि तुम लोग सड़क पे निकल करके जो प्रॉपर्टियां जला देते हो, तुम्हारे बाप के पैसे से खरीदा हुआ क्या अकेला का? अगर ये मोदी का नहीं है तो तुम्हारे बाप का है। मतलब जाहिलों का फौज बन चुका है हिंदुस्तान। खास करके जब से सेकेंड टेनियर आया है मोदी का, 370 जब से हटा, CAA NRC जब से आया, जब से किसानों के लिए वो 3 बिल आए थे, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ किसान यूनियंस ने बोला सुप्रीम कोर्ट के उस कमिटी को कि नहीं वो बहुत अच्छे कानून थे, हम चाहते थे, ये रिपोर्ट आई है, पढ़ लो जाके बेवकूफो गवारो, पढ़ लो उठा करके वो चीज। अरे पढ़ तो लो, कब तक यूट्यूब और मोबाइल में बैठ करके हाय गर्लफ्रेंड हेलो गर्लफ्रेंड करते रहोगे? क्योंकि गर्लफ्रेंड तो ना तुम देश को अकेले चला पाओगे ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो निकलो अपने मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक में से, थोड़ा पढ़ भी लो, ठीक है? और इस जाहिल जो आकर के चला रहे हैं ये आंदोलन, इनको भी पढ़ाओ, तब पता चलेगा कि सिस्टम है ना सही चल रहा है। प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम सही चल रहा है, नुक्स मिल नहीं रहा है, तो अफवाह फैलाओ, देश में आग लगाओ, और उसके बाद किसी तरह से मोदी को गिरा दो। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, हम फिर से अपनी गवर्नमेंट लेके आएंगे, किसकी? राहुल गांधी जैसे गधे बेवकूफ जाहिल नकारा इंसान की, जो आएगा और पार्लियामेंट में जाके हक देगा, क्योंकि है तो पप्पू ही, बच्चा ही। इतना रफ मैंने कभी नहीं बोला था, कभी नहीं बोला था। लेकिन जो फेस बन गया है ना आज इंडिया की पढ़ने में, जो ग्लोबल लेवल में जो फेस दिख रहा है इंडिया का, इट हैज बिकम अ कंट्री ऑफ, ये एक देश बन चुका है एग्रेसिव पीपल हु लाइक टू प्रोटेस्ट इन अ वायलेंट वे। एग्रेसिव लोगों का, गुस्से वाले लोगों का देश बन चुका है, जो सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानते हैं खूंखार और हिंसक तरीके से। ये बन गया हमारा देश। मतलब सेंस नहीं बनता, मुझको समझ में नहीं आता। आप बात करो, देखो ऐसा तो है नहीं, आप पूरे तरीके से लाखों लोग निकलो। देखो पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने से तो बेटर ये था, पटना में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको घेर के बैठ जाओ, किसी को अंदर जाने मत दो। जो सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार जो कि चुप बैठे हैं बिल्कुल, उनको जाके घेर लो, घेरो, मारो मत, घेरो, और बोलो ये कि हमें बात करनी, हमें बात आगे तक पहुंचानी है। जब लाखों के संख्या में युवा सड़क पे उतर आए, बात करना चाहे, तो देश का प्रधान सेवक भी उतर के जमीन पे आ जाएगा कि हम बात करेंगे। क्योंकि इतने खुशी की बात है कि ये युवा चाहते तो पूरा हिंसक रूप से प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन ये बात करना चाहते हैं, हम बात करेंगे। एटलीस्ट हम, अगर हम नहीं जा सकते तो हम पूरे अच्छे डेलीगेशन को भेजेंगे। इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नुक्स निकाला है इन्होंने इस स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में, उसको हम दूर करेंगे। 4 साल के बाद तुम अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। आज जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, 10 साल काम कर चुका है, 30-40 हजार की उसकी सैलरी है, उससे जाके पूछो कि तुम्हारी सेविंग्स कितनी है, ये दिखाएगा वो लड्डू। भैया इतना तो मेरा बच ही नहीं रहा है कि मैं कुछ कर सकूं। जब तुम 4 साल के बाद रिटायर होकर निकलोगे ना, तुम्हारे अकाउंट में 12 लाख रुपए होंगे। तुम जितना गलत समझ रहे थे ना इस स्कीम को, उतना गलत ये था नहीं। डिफेंस का बजट पेंशन और सैलरी से इतना ओवरबर्डनड हो चुका है, गवर्नमेंट उसको कम करना चाहती थी, और ये खुल करके बोला है, चुरा करके नहीं वो किया है इन्होंने कि नहीं। और लोग बोल रहे हैं कि इतना सारा खर्चा हजारों करोड़ का कर सकते हैं। एक काम करो ना, मिलिट्री डेवलप कर लो, नॉर्थ कोरिया बना लो ना हमें। नॉर्थ कोरिया में यही हो रहा है ना, एक तानाशाह है, मिलिट्री डेवलप करता जा रहा है और क्या परमाणु परीक्षण कर रहा है, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए ग्रास रूट भी नहीं है। ग्रास रूट मतलब समझ रहे हो, जिसको कंद मूल बोला जाता है, जड़ें जो होती हैं खाने के लिए, नहीं है, भूखमरी के कगार पे है, लोग फोटो नहीं खींचने देता है वहां पे वो। तो यही कर लो ना, इसको भी पाकिस्तान बना लो, इटली, सच में नाजी बना लो इस देश को। सिर्फ मिलिट्री डेवलप कर लो, सारा पैसा मिलिट्री को दे दो, पूरा जो बजट का जो फंड होता है ना, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पे लगा दो, और पूरे सेना को खड़ा कर दो, अंदर में भूखमरी से मरने दो बच्चों को, लोगों को। ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ना स्कूल्स डेवलप करो, ना सड़क डेवलप करो, कुछ डेवलप मत करो, क्योंकि सारा का सारा पेंशन तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले को जाना चाहिए। डेवलपमेंट का ना एक प्रोसीजर होता है।
अगर जाहिल हो तो किसी अच्छे इंसान के साथ बैठ करके समझने और सीखने की कोशिश करो। जाहिलों की तरह निकल करके इस तरह के बातों का उच्चारण मत करो, गाली गलौज मत करो। हम भी कर सकते हैं और तुमसे ज्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या कि हम भरे पड़े हैं। ये जो मुद्दे हुए ना, सीए एनआरसी, और उसके बाद ये आकर के जो बैठ गए थे शाहीन बाग में कि ये हमारे बाप का इलाका है, इधर बुलडोजर कैसे घुसेगा। उसके बाद ये जो अभी रिसेंटली नुपुर शर्मा वाला जो केस हुआ, इस पे तो खैर मैं भी रिसेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरे प्रूफ के साथ बनाने वाला हूँ। इस केस में जो किया गया है, हमारे मतलब देवी देवताओं को बदनाम करके भी फिर उसके बाद हमारे ही सर पे चढ़ के बैठ गए, तो इतना भर चुका है ना एक कॉमन जो इंसान है इस देश का, कि एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बैठा हुआ है। वो भरा पड़ा है अंदर से। वो देख देख करके रोज ये अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, नहीं अच्छा नहीं लगता। आज देश का जो वर्किंग क्लास है ना, भरा पड़ा है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम तुम्हारी तरह जाहिल हैं नहीं, हमें तो कमा करके पेट भरना है। भाई ये स्कीम जब आई थी, अग्निवीर जब स्कीम आई, तो मेरा ना 2 साल का बच्चा होने वाला है अभी, ये जुलाई में 2 साल का हो जाएगा वो। तो मैंने सोचा कितनी खुशी की बात है। और 15 साढ़े 15 साल के बाद 4 साल के लिए ये सेना में भर्ती भी हो पाएगा, 4 साल देश की सेवा भी कर पाएगा। और जो ये प्रॉब्लम मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी कि इतने बदतमीज होते जा रहे हैं युवा, इनको हम डिसिप्लिन कैसे करेंगे, डिसिप्लिन जो एक दिमाग का टेंशन बनता जा रहा था कि कैसे अपने बेटे को डिसिप्लिन करूंगा, एक रिलैक्स फील हो रहा था कि यार उठा के डाल देंगे, इसको फिट रखेंगे, मेंटली फिजिकली हर तरह से फिट रखेंगे, अच्छे से खिलाएंगे, सेना में डाल देंगे, जाकर इसका पैसा इसी के लिए है, जो कमाएगा उससे इसको जो करना होगा 4 साल के बाद करेगा। लेकिन मुझको सिर्फ इसके 4 साल का डिसिप्लिन चाहिए। मुझको 4 साल के बाद एक डिसिप्लिन बेटा मिलेगा, अगर वापस मिला तो। अगर कोई आपातकालीन स्थिति ही आ गई तब तो फ्रंट पे जाके लड़ना ही पड़ेगा। कायर का तो बेटा है नहीं, लड़ने को तो मैं भी तैयार हूं। कायर का तो बेटा है नहीं कि भाग के चला आएगा। तो अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं आई, अगर लौट के आया, तो 4 साल के बाद एक डिसिप्लिन्ड बेटा मिलेगा। बहुत अच्छा फ्यूचर में देख रहा था यार। तुम लोगों ने मिलके हक दिया, ये हट जाएगा, मुझको पता है ये हट जाएगा। वेरी डिसअपॉइंटेड एट योर बिहेवियर यूथ्स। तुम जैसों को मुझको पढ़ाना पड़ता है, ये मेरा डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब कम से कम किसी टीचर से बात कर लेते यार, क्या पता वही लोग भड़का रहे हो। अभी रिसेंटली वो है ना, कौन, खान, पूरा नाम नहीं याद है, वो खान सर उसको बोलते हैं, उसे ने भड़काया था ना, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कुछ किया था, तो जाके गया में और कहाँ कहाँ तुम लोगों ने फिर से पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। भाई आपको भी प्रॉब्लम थी, बात कर लेते आप सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप तो पूरे इंडिया लेवल पे फेमस हो चुके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात कर लेते, एक वीडियो बना लेते, डाल लेते कि मैं मोदी को ये एड्रेस करने के लिए डाल रहा हूँ, मेल लिख देते, चले जाते अपने स्टूडेंट को लेकर के वहां पे पार्लियामेंट के आसपास में प्रदर्शन कर लेते। लोगों को भड़का दिया, आग लगा दिया। मतलब बहुत बढ़िया है, आप दिखाते हो कि बहुत एजुकेटेड हो, बहुत नॉलेज है आपके पास, बाद में आप भी जाहिल वाला काम करते हो। भड़काना तो सही चीज नहीं है ना यार। देखो प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन तभी जब शांत हो और सामाजिक हो, जब ये सभ्य तरीके से किया जाए। जब ये असभ्य तरीके से किया जाता है ना, तो अच्छा मैसेज नहीं डालता। हमारे लिए भी अच्छा मैसेज नहीं आया, या वर्ल्ड को भी अच्छा मैसेज नहीं गया। मेरे लिए भी यही मैसेज आया है, कल को कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे 100 लोग हो जाएंगे, जाके कहीं भी तोड़फोड़ करूंगा। क्यों, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे अकेले बाप का? भाई मैंने तो टैक्स भी भरा है, भरता भी हूँ, ठीक है। मैं तो बोल सकता हूँ मेरे बाप का नहीं भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं टैक्स भर रहा हूँ। बाप से क्यों पूछूं, तुम्हारे बाप का है क्या? तो बहुत गलत इमेज गया है, रियली डिसअपॉइंटेड। होना नहीं चाहिए था ये। पूरे के पूरे जो विदेश के जो डेवलप्ड नेशन है, रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, इन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो मैन पावर है आर्मी में उसको थिनिंग करो। थिनिंग का हिंदी मतलब तो समझ में आता है ना जाहिलो। थिकिंग का मतलब होता है मोटा करना, थिक का मतलब होता है मोटा, थिन का मतलब होता है पतला। तो थिनिंग का मतलब होता है पतला करो, छोटा करो। तो बोला मैन पावर को पतला कर दो, छोटा कर दो, और जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप कर दो। हमारे 100 सैनिक लाख सैनिकों पे भारी पड़ जाएंगे अगर हम इंटेलिजेंस को लेकर के चले आते हैं आर्मी में। पैसा चाहिए था उन्होंने। यूएस ने क्या किया, आर्मी वालों को सैक किया, बाहर निकाले। आपका यूके वालों ने क्या किया, अभी रिसेंटली शायद 10,000 आर्मी वालों को निकाला या फिर निकालने वाले हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ, आर्मी वालों को निकाला, बाहर किया। यहाँ पे इंडिया में 2022 में
अग्निपथ स्कीम के तहत 56,000 लोगों को नौकरी देने की बात चल रही थी, सब पे हक दिया यार, इन लोगों ने सब पे हक दिया। और जो ये स्कीम चाहते हैं ना, वो इतने मतलब परस्त हैं कि वो सामने आकर के बोल भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल उन किसानों के जैसा जो किसान आंदोलन में इस तरह से चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल बिल्ली के जैसा कि अरे कुछ नहीं, हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, ये हरियाणा वाले पंजाब वाले क्या बिगाड़ लेंगे, मोदी झुकेगा नहीं। भाई मोदी का अकेले का बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान, हम सबका है हिंदुस्तान। सच्चाई सच में यही है। अगर वो करना चाहता है तो हमें भी आगे निकल करके करना पड़ेगा। हो गया, चला गया कृषि कानून, नहीं आएगा वापस लौट करके, अब कुछ नहीं होगा। एमएसपी वगैरह जो रट्टा उठा के देख लो, कृषि कानून बहुत बेटर था, वो एक्सेप्ट किया है मेजॉरिटी किसानों ने एक्सेप्ट किया है, मेजॉरिटी ने ठप्पा लगाया था। वोटिंग हुई होती तो कृषि कानून को किसान ही लागू कर देते कि मेजॉरिटी हम सपोर्ट करते हैं इसको। वही होगा अग्निपथ का। जो सपोर्ट कर रहे हो चुपचाप बैठे हैं घरों में आराम से। मुझसे नहीं रहा गया, मैं निकल के सामने आया हूँ। बिल्कुल जाहिल बोला है, गधा बोला है, खच्चर भी बोलूंगा। बोलने को तो और भी असभ्य बातें बोल सकता था, लेकिन ऐसी टीचिंग मेरी है नहीं। हाँ लेकिन ऐसा देखो, एक चीज और बता देता हूँ, मैं ना साइंस का टीचर हूँ, मैं संस्कार का टीचर नहीं हूँ। तो संस्कार की एक्सपेक्टेशन अगर कोई मुझसे रखता है तो ना रखे। हो सकता है ऐसा कि पारा कभी गर्म हो तो हो जाए असंस्कारी बात, तो ऐसा उम्मीद मुझसे ना रखें। मैं साइंस का टीचर हूं, लॉजिकल बातें कर सकता हूं, संस्कारी बातें जरूरी नहीं हमेशा करूं। एक रहता है मुझको संस्कार का प्रेशर, माँ बाप से यही सीखा है कि जितना हो सके मेजॉरिटी ऑफ टाइम सभ्य रहो, ताकि ज्यादातर लोग तुमको सुन पाए। बस यही कोशिश रहती है। अदरवाइज तुम जाहिलाना हरकत करोगे तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, बिल्कुल बोलूंगा। जाहिल हो तुम सारे के सारे, जाओ जो करना है करो।